सभी का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं अध्याय दूसरा, नए राजा और उनके राज्य। और इस अध्याय में हम चोल राज्यों की जो उपलब्धि है उसका हम वर्णन करेंगे। और इस अध्याय में हम बात करेंगे चोल राज्यों के काल में कृषि और सिंचाई, साम्राज्य का प्रशासन, ब्राह्मण बस्तियां, उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख, उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए योग्यता, चोल अभिलेखों में जो भूमि के प्रकार है वो देखेंगे। और अंतिम मुद्दा है तांग वंश युग का चीन। इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चोलों की कई उपलब्धियों में कृषि में हुए नए विकास इतिहास में दर्ज किए गए हैं। अगर हम मानचित्र में अगर देखेंगे तो गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये जो कावेरी रिवर है यहाँ से यहाँ बह रही है, लेकिन यहाँ ये बंगाल के उपसागर में जाने के पहले, बंगाल की खाड़ी में जाने के पहले ये कई शाखाओं में बढ़ जाती है। इसीलिए ये जो इलाका है ये इलाका सुपीक और उपजाऊ बन जाता है। ये शाखाएं कई बार पानी उलिचती है, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमी रहती है और इसीलिए ये पानी भी या बाढ़ आ जाता है तो यहाँ की ज़मीन कैसी सुपीक बन जाती है, उपजाऊ बन जाती है। और ये उपजाऊ मिट्टी फसल के लिए बहुत ही अच्छी होती है और पानी कृषि जो होते हैं विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया करते हैं। दूसरी बात करते हैं कि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी और यहाँ बड़े पैमाने पर खेती भी की जाने लगी। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाने लगा और वहाँ जमीन को समतल किया जाने लगा। बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने लगे, क्योंकि बाढ़ का पानी सीधा खेत में ना आए, इसीलिए तटबंदी भी, फोर्टिफिकेशन भी किया जाता था। और अलग अलग खेतों के लिए पानी का वितरण करने के लिए नहरों का निर्माण किया जाता था। और ऐसे भी कई क्षेत्र होते थे कि जहाँ 2 बार फसल ली जाती थी, क्योंकि वहाँ पानी की उपलब्धता होती थी। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से भी करना जरूरी था, क्योंकि जहां बारिश या बरसात कम होती थी ऐसे इलाके में कृत्रिम रूप से सिंचाई करने का तरीका भी इस जमाने में प्रचलित था। लेकिन जो सिंचाई का जो कार्य होता था वो उसको अमल में लाने के लिए अच्छी योजना की भी जरूरत होती थी। जो योजना यह लोग पूरी करते थे वो किस तरह से करते थे वो भी हम विस्तार से देखेंगे। तो सिंचाई के लिए, सिंचाई वो या जल का वितरण करने के लिए किस तरह से वो योजना बनाते थे। कुछ इलाकों में कुएं खोदे जाते थे और अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए जाते थे। सिंचाई के काम में जो योजना की जरूरत होती थी, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जा रहा है। ज़्यादातर नए शासक जो होते थे वो साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखलाई थी। गांव के ही लोग अपनी सभा बनाते थे, अपनी समिति बनाते थे और इस समिति के माध्यम से वह पानी का वितरण करने के लिए, सिंचाई के लिए देखरेख करते थे। तो इस तरह से कृषि के लिए जो पानी की जरूरत होती है उसकी वो पूर्तता कर लेते थे। अगला मुद्दा है साम्राज्य का प्रशासन। चोल काल में जो साम्राज्य का प्रशासन होता था वह किस तरह से होता था देखते हैं। उस जमाने में जो किसानों की बस्तियां होती थी उसको उर कहते थे। किसानों की बस्तियों को उर कहते थे और विभिन्न गांव जो होते थे उस समूह को नाडू कहते थे। और यह नाडू और ग्राम परिषद, नाडू गांव का समूह है और ग्राम परिषद होती है गांव में, यह न्याय करने और कर वसूलने का कार्य करते थे। इनका काम था, ये दोनों का काम था, न्याय करना और कर वसूल करना। और इस कार्य में वेलाल जाति के जो धनी किसान होते थे
वह चोल शासन काल में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल करते थे, किया था उन्होंने, क्योंकि उनका ज़्यादा प्रभाव होता था, ये धनी लोग होते थे और इसीलिए राजा को चोल शासन को मदद करने के लिए यह जाति बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होती थी। चोल राजाओं ने धनी भूस्वामियों को बड़ी बड़ी उपाधियाँ दी थी, जैसे मतलब मुवेंद वेलन, मतलब 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाला किसान या वेलन, अरैयार मतलब प्रधान। इस तरह की उपाधियां उनको दी जाती थी राजाओं द्वारा। अगला मुद्दा देखते हैं, ब्राह्मण बस्तियां। हमने यह देखा है कि ब्राह्मणों को समय समय पर राजाओं द्वारा भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त होते थे, मतलब राजा लोग ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देते थे और इसका परिणाम यह हुआ कि कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में बहुत सारी ब्राह्मण बस्तियों का उदय हो गया। ब्राह्मण बस्तियों का उदय हुआ क्योंकि राजा लोग इनको भूमि अनुदान देते थे और प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामी, ब्रह्मदेव मतलब ये ब्राह्मणों की बस्ती या उनकी सभा, इनकी की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी और इनके जो निर्णय होते थे आज भी शिलालेखों में दर्ज किए हुए मिलते हैं। तो इस तरह से ये सभा होती थी और इस सभा में वो निर्णय लेते थे। इनके लिए गए निर्णय शिलालेखों में दर्ज किए जाते थे। प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख प्रमुख भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी और इनके जो निर्णय होते थे मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर वर्णनपूर्ण दर्ज किए जाते थे और नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य करते थे। नगरम, क्या नाम है? नगरम। नगरम ये ज्ञात व्यापारी के संघ है, ये व्यापारी संघ है। क्या है? व्यापारी संघ। ये भी नगर का प्रशासन करने में मदद करते थे। आगे देखते हैं कि उत्तर मेरू से प्राप्त अभिलेख। यह तमिलनाडु के चिंगलपुर जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख है। ये अभिलेख है और इसमें वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। वहां बताया गया है कि सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों, इनकी देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इसमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम, अभी देखिए इसमें सभा का सदस्य बनने के लिए जो क्राइटेरिया था या शर्तें थी वो इस प्रकार होते थे। जो इच्छुक लोग होते हैं उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और वह एक मिट्टी के बर्तन में, ऐसे एक आधे मिट्टी का बर्तन है उसमें डाल जाते थे और किसी छोटे लड़के को बताया जाता था कि वहां से कोई भी चिट उठाइए और जिस व्यक्ति के नाम की चिट निकलेगी उसको सदस्य घोषित किया जाता था। इस प्रकार का वर्णन उत्तर मेरूर में जो प्राप्त अभिलेख है इसमें लिखा गया है। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार जो सभा की सदस्यता होने के लिए या सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सभा की सदस्य के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। ऐसा भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। दूसरी शर्त है कि उसके पास अपना खुद का घर होना चाहिए। उसकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उसको वेदों का ज्ञान होना चाहिए। प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी भी होनी चाहिए और खास बात वह ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता, क्योंकि 3 साल का मिनिमम उनको पीरियड दिया गया था। उस 3 साल के बाद उनको कोई सदस्यत्व नहीं मिलता था।
जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए वह चुनाव नहीं लड़ सकता था। ये दो चीजें हैं, एक और दो। ये दो चीजें हैं कि वो सदस्यता बनने के लिए वो जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं किए हैं उनको वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे। इस तरह से उत्तर मेरूर अभिलेख में सभा की सदस्यता बनने के लिए योग्यता बताई गई है। चोल अभिलेखों में जो विभिन्न प्रकार के अभिलेख प्राप्त हुए चोल काल के, उसमें विभिन्न प्रकार के भूमि के प्रकार बताए गए जो अनुदान में दिए जाते थे। उसमें पहला है वेल्लन वगाई, जो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती थी, गैर ब्राह्मण जो ब्राह्मण नहीं है। दूसरी है ब्रह्मदे, जो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि होती थी, जो राजा द्वारा दी जाती थी। ये भी राजा द्वारा दी जाती थी, जो शालाभ हो गए, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि दी जाती थी जो विद्यालय इस्तेमाल कर सकते थे इस भूमि का। चौथी भूमि थी देवदान तिरुमट्टकनी, जो मंदिर को उपहार में दी गई भूमि होती थी। और पांचवी है पल्लीचंदम, जो जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि होती थी। तो इस तरीके से 5 प्रकार के भूमि के प्रकार चोल अभिलेखों में हमको पढ़ने को मिलते हैं। अगला मुद्दा है तांग वंश के युग का चीन। तांग वंशीय शासक होते थे जो चीन में राज्य करते थे, और यह राज्य 7वीं और 10वीं सदी तक चीन में तांग वंश की सत्ता थी, और लगभग 300 साल तक उन्होंने ये सत्ता चलाई। इनकी राजधानी थी शियान, और शियान इतनी प्रसिद्ध थी कि उस जमाने में तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई लोग उस राजधानी को भेंट देते थे। और खास बात ये एक है कि तांग साम्राज्य में जो प्रशासकीय जो अधिकारी होते थे या नौकरशाही होते थे, उनकी नियुक्ति परीक्षा के माध्यम से ही की जाती थी। परीक्षा लेकर उनको नियुक्ति दी जाती थी, और इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था, कोई उसमें पाबंदी नहीं थी। लेकिन बाद में 1911 तक कुछ बदलाव के साथ ये कायम रही। उसके बाद इसमें कुछ परिवर्तन आ गए। तो दोस्तों, इस तरह से हम अपना इतिहास का दूसरा अध्याय यहाँ हम समाप्त करते हैं, और इस किताब में तीसरा अध्याय हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपके लिए यहाँ एक स्वाध्याय दिया गया है जो आपको पूरा करना है। जैसे क्या आपने पढ़े हैं उसको याद करना है। कावेरी डेल्टा में मुखिया परिवार की सत्ता थी। मुट्टरियार कांचीपुरम के राजाओं के मातहत थे। चोल वंश की स्थापना इन्होंने की। तंजावुर शहर और निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर बनवाया। चोल शासक राजराज प्रथम इस साल शासक बना। छठवा, कांस्य प्रतिमाएं संसार के सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमा में गिनी जाती है। सातवां, चोल काल में किसानों की बस्तियों को क्या कहा जाता था। आठवां, गांव के समूहों को क्या कहा जाता था। न्याय करना और कर वसूलना के कार्य थे। और 10वां, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को क्या बोलते हैं। और ये रहे आपके जवाब। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में मैंने कुछ स्वाध्याय दिया गया था जिसके सवाल मैंने नहीं बताए थे, लेकिन आज मैं आपको यह आंसर बता रहा हूँ। जो याद करे ये सही जवाब क्या है, इसका यहाँ मैं लिस्ट बना के दे रहा हूँ आपको, वो आपको नोट करना है। ये रहे आपके आंसर। तो इसी के साथ हम आज यही रुकते हैं।